साल 1498 में समुद्र की लहरों को चीरता हुआ कालीकट के तट पर एक इंसान उतरता है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के उस समुद्री रास्ते का पता चलने के बाद यूरोपियन के अंदर एक पागलपन सवार हो गया। क्यों दुनिया के हर कोने से उठे बड़े बड़े एम्पायर इसी एक जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान छिड़क रहे थे। ऐसा क्या था भारत में जो हर कोई यहीं आना चाहता था। इंडिया लगभग आधी दुनिया के लिए इकोनॉमिक ब्लैक होल बन चुका था। भारत सबका गोल्ड अपने अंदर निकल रहा था और रोम में सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी कि वहाँ के फेमस राइटर प्लिनी दी एल्डर ने फ्रस्ट्रेट होकर लिखा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोमन एम्पायर का सारा सोना बहकर एक दिन भारत पहुंच जाएगा। आज इतिहास के पन्नों को जरा पीछे पलटते हैं और बात सिर्फ 200 या 300 साल पुरानी नहीं है। तकरीबन साल 1000 CE सेंट्रल एशिया का एक लुटेरा निकलता है, महमूद गजनबी। वो एक या दो बार नहीं बल्कि लगातार 17 बार भारत पर हमला करता है। इसी के कुछ सदियों बाद साल 1526 में काबुल का एक शासक बाबर अपनी तोपों के साथ भारत की सरहद में घुसता है और पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लेता है। लेकिन असली तमाशा तो तब शुरू होता है जब समुद्र के रास्ते से कुछ ऐसे लोग भारत आने लगे थे जिनका भारत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। एक मिनट, बेसिकली लेना देना तो था बट आना जाना नहीं था। साल 1498 में समुद्र की लहरों को चीरता हुआ कालीकट के तट पर एक इंसान उतरता है, वास्को डी गामा। हमारी हिस्ट्री बुक्स में इसे ग्रेट एक्सप्लोरर, महान खोजकर्ता बताया है, लेकिन सच तो यह कोई हीरो नहीं है बल्कि बेहद बदतमीज, हिंसक और लालची लुटेरा था। लेकिन जरा रुकिए, वास्को डी गामा अकेला नहीं था जो अपने देश से भारत के लिए निकला था। इससे 6 साल पहले 1492 में भारत को ढूंढने निकला था क्रिस्टोफर कोलंबस। बट अनफॉर्चुनेटली समुद्र के भयानक तूफानों में वो रास्ता भटक जाता है और गलती से भारत की जगह अमेरिका जा पहुंचा। वास्को डी गामा के उस समुद्री रास्ते का पता चलने के बाद यूरोपियन के अंदर एक पागलपन सवार हो गया। सबसे पहले पोर्तुगीज आए, उसके पीछे डच पहुंचे, फिर फ्रेंच आए और सबसे लास्ट में ब्रिटिशर्स। और धीरे धीरे उन्हें पता चला कि भारत कोई एक झंडे के नीचे खड़ा देश नहीं है बल्कि यहाँ छोटे छोटे राजा और नवाब अपनी रियासतों के अहंकार में चूर हैं। और जब अंग्रेजों को ये कमजोरी दिखी तो वो अपना सबसे बड़ा हथियार निकालते हैं, कोई बंदूक या तोप नहीं, एक फॉर्मूला, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और राज करो। वो एक राजा के पास जाते, उनके कान भरते और दूसरे राजा के खिलाफ हथियार और अपनी फौज देते। दोनों राजा लड़कर कमजोर हो जाते और फिर अंग्रेज दोनों रियासतों को अपने अंडर ले लेते। और इतना ही नहीं, ये यूरोपियन सिर्फ भारत के राजाओं को आपस में नहीं लड़ा रहे थे, ये खुद भी आपस में लड़ रहे थे। पुर्तगालीज डच को मार रहे थे और फ्रेंच ब्रिटिशर्स एक दूसरे का खून बहा रहे थे। शुरुआत में जब ये भारत आए थे तो इनकी कोई औकात नहीं थी। ये भारत के मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े थे। लेकिन जैसे ही इन्हें भारतीय राजाओं की नासमझी और आपसी फूट का पता चला तब इन्होंने अपना दिमाग चलाया। और इस पूरे इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट आता है साल 1757 में, द बैटल ऑफ प्लासी। और मेरे अकॉर्डिंग हर एक भारतीय को इस बैटल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। बंगाल का मैदान, एक तरफ था बंगाल का आखिरी आजाद नवाब सिराजुद्दौला जिसकी फौज में लगभग 50,000 सिपाही थे, और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी 5 से 6,000 की फौज जिसका कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव। आई थिंक आप में से काफी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि वो सीधे सीधे तो सिराजुद्दौला से नहीं जीत पाएगा, तो उसने अपना दिमाग लगाया। उसने नवाब के सबसे भरोसेमंद सेनापति मीर जाफर से एक सीक्रेट मीटिंग की जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को एक लालच दिया कि अगर युद्ध में वो अपनी फौज पीछे कर लेगा तो सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया जाएगा। और वही हुआ। जंग के मैदान में मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला की फौज कमजोर पड़ने लगी और रही सही कसर सिराजुद्दौला ने खुद पूरी कर दी। वो जंग से भाग गया। मतलब क्या नवाब बनेगा रे तू। आगे चलकर उसे मार दिया जाता है और मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया जाता है। और इसमें भी काफी ड्रामा होता है। मीर जाफर अंग्रेजों से काफी परेशान हो जाता है, फिर इसके बेटे मिरान को नवाब बनाते हैं, फिर वो परेशान हो जाता है, फिर मीर जाफर को फिर से नवाब बनाते हैं, फिर वो गद्दारी करता है और एंड में जाके ये बुरी तरह से मरता है। यहाँ भी काफी बढ़िया सीन क्रिएट होता है। कमेंट में बता देना अगर इसके ऊपर फुल स्टोरी चाहिए, मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। अब सवाल ये आता है कि सिकंदर से लेके महमूद गजनबी तक, बाबर से लेके वास्को डी गामा और कोलंबस तक और पोर्तुगीज से लेके ब्रिटिशर्स तक आखिर क्यों दुनिया के हर कोने से उठे बड़े बड़े एम्पायर इसी एक जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान छिड़क रहे थे। ऐसा क्या था भारत में जो हर कोई यहीं आना चाहता था। तो इसके लिए अब हमें 1000 नहीं 2000 साल पीछे चलना होगा, जब भारत को पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहा करती थी, द गोल्डन बर्ड। हमें ये तो पता चल गया कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ बहुत सारा सोना था। लेकिन आज भी 80% लोगों को ये नहीं पता कि भारत में इतना सारा सोना आया कहाँ से। बिकॉज 1880 से पहले भारत में कोई भी मेजर गोल्ड माइंस नहीं थी।
कहानी शुरू होती है 30 BCE में, जब रोमन्स ने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उनके लिए रेड सी और अरेबियन सी का रास्ता खुल चुका था जो सीधे भारत पहुंचता था। और फिर इसके बाद शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा इंडो रोमन ट्रेड। उस टाइम ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला अगर कोई ब्रिज था तो वो इंडिया था। चाइना का सिल्क, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर से आने वाले लग्जरी प्रोडक्ट्स, ये सब पहले इंडिया के पोर्ट्स पर उतरते थे। इंडिया उस टाइम ग्लोबल सेंटर हब बन चुका था। बाहर से माल आता, इंडिया में उसकी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती और फिर बाहरी भरकम प्रॉफिट मार्जिन के साथ उसे यूरोप मार्केट में सप्लाई किया जाता। लेकिन गेम सिर्फ दूसरों के सामान का नहीं था। इंडिया खुद भी ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा था, ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा था जिनका पूरी दुनिया में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था। 18वीं सेंचुरी से पहले पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत ही एक ऐसी जगह थी जहां डायमंड माइंस मौजूद थे। अगर दुनिया में किसी भी राजा को अपने ताज के लिए हीरा चाहिए था तो उसे सिर्फ और सिर्फ इंडिया से मंगाना पड़ता था। और अब आप इसे डायमंड मोनोपोली भी कह सकते हैं कि अगर कोई चीज कहीं और नहीं मिल रही है तो हम उसे अपने हिसाब से अपने रेट पर देंगे। इसके अलावा हमारा वुड्स स्टील, जिससे डेडली वेपन्स और तलवारें बनाई जाती थी, और बंगाल के मलमल का तो कहना ही क्या, इतना सुपर फाइन और लग्जरी फैब्रिक कि यूरोप की जो एलाइट क्लास थी वो इसके लिए पानी की तरह पैसा बहा रही थी, या फिर कहूँ सोना बहा रही थी। और इसी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड डोमिनेंस की वजह से उस टाइम इंडिया वर्ल्ड की 30% जीडीपी कंट्रोल कर रहा था। वहीं अगर आज की बात करें तो अमेरिका वर्ल्ड की 25% जीडीपी कंट्रोल कर रहा है। और अगर ऐसा देखा जाए तो उस टाइम इंडिया रियल सुपर पावर था। लेकिन अगर इन सब चीजों को साइड रखें तो भारत के लिए जो सबसे बड़ा खजाना था, जिसके लिए यूरोपियंस कुछ भी करने के लिए तैयार थे, वो थे भारत के मसाले, द इंडियन स्पाइसेस। हम सभी जानते हैं कि यूरोप में कितनी ठंड पड़ती थी, जिसकी वजह से रोमन्स का जो सारा मीट था वो खराब हो जाता था, और उसे लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करने के लिए इंडियन मसालों की सख्त जरूरत थी। और सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, एक्सट्रीम कोल्ड में जब खांसी, जुकाम और अलग अलग तरह की बीमारियां होती थी तो बॉडी को हील करने के लिए दालचीनी, लौंग और इलायची जैसे इंडियन हर्ब्स उनके लिए मेडिकल नीड बन चुके थे। और इन मसालों के बीच इनका राजा ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जिसे रोमन्स ब्लैक गोल्ड कहते थे, बिकॉज यूरोपियंस के लिए इतनी वैल्यूबल थी, इसके बदले में वो हमें प्योर गोल्ड दिया करते थे। मतलब यार सोच के देखो, आज हमारे घरों में ये काली मिर्च ऐसे ही किसी कोनों में पड़ी रहती है, जो कि एक टाइम था ये चांदी जितनी वैल्यूबल थी। ये भी आज खुद से बोलती होगी, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। वाह वाह, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबा रहे। रोमन सोसाइटी में इंडियन प्रोडक्ट्स का क्रेज इस हद तक बढ़ चुका था कि वहाँ के अमीरों से लेकर आम लोगों तक हर कोई इंडियन प्रोडक्ट्स की ही डिमांड कर रहा था। और इसी भारी भरकम डिमांड की वजह से उस टाइम इंडिया लगभग आधी दुनिया के लिए इकोनॉमिक ब्लैक होल बन चुका था। जैसे ब्लैक होल अपने अंदर सब कुछ खींच लेता है और बाहर कुछ भी नहीं जाने देता, उसी तरह से भारत सबका गोल्ड अपने अंदर निकल रहा था और बदले में बहुत कम बाहर जा रहा था। रोम में सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी कि वहाँ के फेमस राइटर प्लिनी द एल्डर ने फ्रस्ट्रेट होकर लिखा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोमन एम्पायर का सारा सोना बहकर एक दिन भारत पहुंच जाएगा। अब तक हमने ये समझ लिया कि भारत में इतना सारा सोना आ कहां से रहा था, कैसे भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब सब कुछ इतना सही चल रहा था, इतना स्मूथली ट्रेड हो रहा था, तो फिर यूरोपियंस को एक नया रास्ता ढूंढने की क्या जरूरत थी? ऐसा क्या हुआ जिसने 1498 में वास्को डी गामा को भारत की तरफ ढकेल दिया? कहानी शुरू होती है 7वीं सेंचुरी से, जब मिडिल ईस्ट में इस्लाम धर्म तेजी से एक्सपेंड कर रहा था। अरब मर्चेंट्स और किंग्स ने देखते ही देखते इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया और रेड सी के क्रूशियल ट्रेड रूट्स पर अपना फुल कंट्रोल ले लिया था, जहां से इंडियन गुड्स यूरोप पहुंचते थे। सो इतने टाइम तक जो रूट रोमन्स के कंट्रोल में था, उन पर अब अरब मर्चेंट्स की मोनोपोली चलने लगी। इंडियन गुड्स वही थे, ब्लैक पेपर, कॉटन, सिल्क, बट उन पर अब एडिशनल टैक्सेस लगने लगे, सिक्योरिटी चार्ज बढ़ गए और बीच में मिडिल मर्चेंट्स अपना मार्जिन लेने लगे, जिससे यूरोप में जो इंडियन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस थे वो काफी हाई हो चुके थे। लेकिन फिर भी जैसे तैसे ये ट्रेड चलता रहा और इसी बीच इंडिया पर काफी अटैक भी हो रहे थे। ऑब्वियसली अब उनको पूरे ट्रेड रूट और इंडिया की वेल्थ पर अपना कंट्रोल चाहिए था। और 12वीं शताब्दी आते आते इस्लाम भारत में लगभग स्टैब्लिश हो चुका था। 1453 में ओटोमन तुर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि आज का इस्तांबुल है, उसको जीत लिया और ये वो डायरेक्ट गेटवे था जो यूरोप को एशिया से जोड़ता था। और इसको अब ऑटोमन एम्पायर ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इंडियन स्पाइसेस, खासकर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पर इतने हैवी टैरिफ और कस्टम ड्यूटीज लगा दिए कि यूरोप तक पहुंचते पहुंचते सामान की कीमत 800% तक बढ़ गई और यूरोप की सिचुएशन दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब यूरोपियन किंग्स और ट्रेडर्स के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो ऑटोमन से सीधा वॉर लड़े या फिर ओशियन का एक डायरेक्ट ऐसा रूट ढूंढे जो मिडिल ईस्ट को पूरी तरह बाईपास करते हुए सीधा इंडिया पहुंचे। और इसी मजबूरी और डेस्परेट नीड ने जन्म दिया एज ऑफ डिस्कवरी को।
स्पेन और पोर्टुगल जैसी कंट्रीज ने अपने नेविगेटर्स को एक नया रूट ढूंढने के लिए समुद्र में उतार दिया। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना था नहीं, बिकॉज उस टाइम लोगों को लगता था कि ये जो धरती है ये फ्लैट है और अगर ज्यादा आगे जाएंगे तो हम पाताल में गिर जाएंगे। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों का तो ये तक मानना था कि ये जो समंदर है इसमें एक बहुत बड़े सी मॉन्स्टर्स रहते हैं जो पूरे जहाज को निगल जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें जाना पड़ा और काफी जहाज तो हार मानकर वापस लौट आए। काफी साल ये खोज जारी रही और फिर साल 1498 में पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए पहुंच जाता है इंडिया के कैलिकट पोर्ट पर। और इसके बाद जो होता है वो हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे आंसर्स मिल चुके हैं और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लग रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, जिससे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। और बाकी लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। सो अब मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।